नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रवक्ताओं को चुनावी लेक्चर देने दिल्ली आए हुए हैं और बीजेपी के दर्शक लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली में भी रहकर भी सबसे बहुत दूर हैं। ऐसा शायद पहली बार हुआ है जब चुनाव से जुड़ी बीजेपी की राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला में आडवाणी को बुलाया तक नहीं गया हो या उनका मार्गदर्शन न हुआ हो। बीजेपी की होर्डिंग में भी आडवाणी की जगह बदल दी गई है। उनकी जगह मोदी की तस्वीर है और आडवाणी को हाशिए पर ऐसा लगता है धकेला जा रहा है। राजनीति में इशारों के मायने बहुत ज्यादा होते हैं, लिहाजा ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि आडवाणी बीजेपी में दरकिनार किए जा चुके हैं। क्या टीम मोदी में बदल चुकी बीजेपी को आडवाणी के मार्गदर्शन की जरूरत भी नहीं महसूस हो रही? बीजेपी का ये नया होर्डिंग है जिसमें एक पुराना सवाल फिर से उभर आया है कि क्या मोदी युग में हाशिए पर पहुंचा दिए गए हैं लालकृष्ण आडवाणी। नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के बाहर लगे इस होर्डिंग को गौर से देखेंगे तो सवाल थोड़ा ठीक से समझ में आएगा। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी के ठीक बगल में नरेंद्र मोदी हैं, फिर सुषमा स्वराज हैं, फिर अरुण जेटली हैं, उसके बाद राजनाथ सिंह और सबसे किनारे आडवाणी। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जो फोटो पोस्टर्स और होर्डिंग्स पर दिखाई देता था लालकृष्ण आडवाणी का, वो अब सबसे लास्ट में पहुंच गया है। एक पहले भी पोस्टर आया था नरेंद्र मोदी का जिसमें केवल नरेंद्र मोदी थे और पार्टी का निशान था कमल का फूल, जो उसके अलावा और उस पोस्टर में कुछ नहीं था, लेकिन उसको विवाद बढ़ते हुए देख बीजेपी नेताओं ने उससे दूरी बना ली थी। लेकिन अब ये जो आधिकारिक पोस्टर है वो पूरी तरह से बीजेपी की तस्वीर साफ करता है कि वाजपेयी के बाद नरेंद्र मोदी का स्थान है। ये होर्डिंग बीजेपी के नेशनल मीडिया वर्कशॉप के लिए बनवाया गया है। 2 दिन की इस कार्यशाला में बीजेपी के प्रवक्ताओं को सोशल मीडिया के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके लिए खासतौर पर नरेंद्र मोदी दिल्ली आए हैं। मोदी के अलावा प्रवक्ताओं की क्लास लेने के लिए बीजेपी के सभी दिग्गजों को न्योता दिया गया है। सिर्फ लालकृष्ण आडवाणी का नाम नदारद है। तो आडवाणी तो हम तो निभाते ही रहते हैं। आज एक दिन की एक कार्यशाला है और जिसमें अभी तुरंत विस्तार का जो काम करना है उसके बारे में और अपने कौन से मुद्दे आगे रखने हैं इसकी चर्चा होगी। अब बड़ा सवाल ये भी है कि बीजेपी प्रवक्ताओं को 2014 के चुनाव के लिए तैयार करने में आडवाणी का मार्गदर्शन क्यों नहीं लिया गया? कि वो तो संरक्षक ही हैं, उनके आने से अवश्य फायदा होगा और होता रहा, उनका हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा है और मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि उनको, पर यहाँ पर जो ये टेक्निकल दृष्टि से वर्कशॉप चल रहा है, ये वर्कशॉप है जहाँ हम इंटरेक्शन करेंगे, यहाँ भाषण नहीं हो रहा है। बीजेपी के मीडिया वर्कशॉप में अरुण जेटली ने जो कहा उससे यही संकेत मिल रहा है कि बीजेपी को अब आडवाणी की बोली भी नहीं सुहाती। जेटली ने बीजेपी प्रवक्ताओं को समझाया, भुज वाला हमारा प्रयोग सफल रहा। लीडरशिप को लेकर पार्टी द्वंद में रहे, लेकिन जनता क्लियर कर चुकी है। भुज में जिस प्रयोग की बात जेटली कर रहे हैं वो प्रयोग नरेंद्र मोदी ने किया था। पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर किसी मुख्यमंत्री ने अपने औपचारिक भाषण में देश के प्रधानमंत्री की आलोचना की, जिसे आडवाणी ने पसंद नहीं किया था। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि आडवाणी को इसलिए मीडिया वर्कशॉप में नहीं बुलाया गया क्योंकि पार्टी को डर था कि कहीं आडवाणी कुछ ऐसा न बोल दें जिससे मोदी मुश्किल में पड़े। दलील ये दी जा रही है कि आडवाणी काफी वरिष्ठ नेता हैं और ऐसे कार्यक्रमों में उनको बुलाना जरूरी नहीं है। मोदी की राह के सभी रोड़े दूर करने के लिए आरएसएस ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। शुक्रवार को ही लखनऊ में आरएसएस के सह सरकार्यवाहक सुरेश सोनी ने मोदी विरोधियों को खुली चेतावनी दे दी। अगर बीजेपी का कोई भी नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसे बीजेपी से निकाल दिया जाए। मुल्क की तकदीर संवारने को मोदी से नहीं बेहतर कोई और। अब पूरे देश को इंतजार है पीएम नरेंद्र मोदी का, तो भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी की मुखालफत
नहीं की जाएगी बर्दाश्त। अगर ये बयान किसी भाजपा पदाधिकारी का होता तो बात इतनी नहीं बढ़ती, लेकिन ये बयान आया है सब पदाधिकारी सुरेश सोनी से। तो क्या ये संकेत हैं कि बीजेपी को अब आडवाणी की कोई परवाह नहीं? ऐसा पहली बार हुआ है कि बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन मंथन या प्रशिक्षण हो रहा हो और आडवाणी को बुलाया तक न जाए। पहली बार आडवाणी की जगह बदल दी गई, जबकि बीजेपी की वेबसाइट में भी अटल बिहारी वाजपेयी के बगल में आडवाणी को ही जगह मिली हुई है। वेबसाइट की फोटो गैलरी वाले ऑप्शन में भी वाजपेयी के ठीक बगल में आडवाणी का ही नाम है। फिर होर्डिंग में आडवाणी वाली जगह पर मोदी की तस्वीर क्यों? सवाल उठे तो बवाल का भूत बीजेपी को सताने लगा। सूत्रों का कहना है कि आडवाणी गुस्से में कोई कड़ा कदम न उठा ले, इसी आशंका से सहमी बीजेपी ने संगठन महामंत्री रामलाल को आडवाणी के पास भेजा। दोनों की अकेले में बात हुई, लेकिन इस सवाल का जवाब अब भी किसी के पास नहीं है कि आडवाणी को होर्डिंग में हाशिए पर और नेशनल मीडिया वर्कशॉप से बाहर क्यों रखा गया। लखनऊ में खुर्रम निजामी के साथ यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हरिकिशोर सिंह साहब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जुड़े हुए हैं। प्रदीप सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुधांशु मित्तल बीजेपी के नेता और प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला साहब जो कि दोपहर सामना के एडिटर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधांशु मित्तल जी, आपको याद आता है कभी इस नेशनल लेवल की इस तरह की कोई वर्कशॉप हुई हो, चुनाव के बारे में हो, मीडिया से कैसे कम्युनिकेट किया जाए इसके बारे में हो, सोशल मीडिया से कैसे कम्युनिकेट किया जाए इसके बारे में हो? आडवाणी जी एक बहुत पुराने ब्लॉगर हैं और उनको ना बुलाया जाए तो लगता है पार्टी को उनके मार्गदर्शन की जरूरत नहीं बची है। लगता है सुधांशु जी के साथ कुछ तकनीकी दिक्कत है, उनके ओबी के सिग्नल्स नहीं मिल रहे। हम सीधे चलते हैं इसी सवाल पर प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, क्या आपको लगता है कि अब आडवाणी जी के मार्गदर्शन को बीजेपी की जरूरत नहीं बची है? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है। तो फिर आज उनको बुलाया ही नहीं गया। आज तो उनको नेशनल वर्कशॉप में इसलिए नहीं बुलाया गया कि कहीं उल्टी लाइन ना बोलते हो मोदी के खिलाफ। 15 को तो बोल ही चुके हैं। इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के कर्ता धर्ता ही दे सकते हैं। इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के कर्ता धर्ता ही दे सकते हैं कि उनकी आगे की रणनीति क्या है, आडवाणी जी को निमंत्रित क्यों नहीं किया गया, या आडवाणी जी के आने से क्या दिक्कतें पैदा होती, या आडवाणी जी वो बोल देते ना 15 अगस्त के जैसे, वो बोल देते ना प्रेम शुक्ला जी, 15 अगस्त को बोला उन्होंने, मोदी का अंदाज उनको पसंद नहीं आया, साफ साफ संकेत था उनका। आपके अखबार ने भी लिखा है इसके बारे में, आज सामना ने। भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है और इस तरह की बातों से भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह का किसी को भय नहीं होना चाहिए। किंतु आज आडवाणी जी क्यों नहीं आए? आंतरिक लोकतंत्र था, इसीलिए तो आडवाणी जी ने पत्र लिखा था। लेकिन इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही दे सकते हैं। आंतरिक लोकतंत्र था, इसीलिए पत्र लिखा गया था। आडवाणी जी के उस आंतरिक लोकतंत्र के सवालों का जवाब आज तक नहीं दिया गया। न आडवाणी जी से पार्टी ने पूछा कि कौन से नेता हैं जो पार्टी के खिलाफ और अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। न आडवाणी जी ने बताया, न राजनाथ सिंह ने बताया, जिन्होंने कहा कि उनकी जितनी भी शिकायतें हैं उन पर गौर किया जाएगा। ये वहां का आंतरिक लोकतंत्र है। और संघ के नेता सुरेश सोनी कहते हैं कि मोदी के खिलाफ जो भी बोले उसको निकाल दिया जाए। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि इस बारे में आडवाणी को निकालना चाहिए। हुआ होगा, बस ये बातें सतह पर नहीं आई है। शुक्ला जी, आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं, हम दोनों जानते हैं कि बातें क्या थी और क्यों थी। जी, देश को भी बता दीजिए। नहीं, इसलिए हम पत्रकारों को ही सारा निर्णय ले लेना ठीक नहीं है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी हम सुन लें तो बेहतर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी सुनेंगे। आज तो उनके प्रवक्ता बहुत बिजी है क्योंकि मोदी जी उनको गुर सिखा रहे हैं। लेकिन हमने सुना था एक विजय सोनकर शास्त्री उनको हकलाते हुए कैसे वो आडवाणी जी को डिफेंड कर रहे थे। रीता बहुगुणा जोशी जी जुड़ गई हमारे साथ। रीता जी, देखिए, ऐसा लगता है कि बीजेपी को आडवाणी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं बची। आज नेशनल मीडिया वर्कशॉप में जिस तरह राहुल गांधी जी ने सेंटर स्टेज ली थी, आज मोदी जी ने सेंटर स्टेज ले ली है और आडवाणी उस कार्यक्रम में बुलाए तक नहीं गए। अब देखिए, उनका आंतरिक मामला है, वो अपनी पार्टी के अंदर किसको आगे बढ़ाते हैं, किसको पीछे करते हैं, इसमें हमारे कांग्रेस वालों की कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो समझती हूँ इस पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। अब उनके पार्टी क्या कर रही है इस पर हमें टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अब उनके और अडवाणी जी के बीच में तनाव बहुत दिनों से है। आप देख रहे हैं कैसे अडवाणी जी का हर कदम पर अपमान हो रहा है, और अडवाणी जी ने अभी 15 अगस्त के मौके पर भी उनके भाषण पे जो बहुत टिप्पणी की वो भी आपके समक्ष है, पहले भी जो बोला वो भी आपके समक्ष है। तो एक बात तो सच है और समक्ष आ रही है कि जो वयोवृद्ध नेता हैं उनके पार्टी के, उनको वो साइडलाइन कर रहे हैं, लेकिन हमारी दिलचस्पी इसलिए नहीं है कि दोनों आरएसएस बैकग्राउंड के हैं, दोनों बीजेपी के नेता हैं। 15 अगस्त के दिन कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, प्रधानमंत्री अगले होंगे कि नहीं? आप किससे पूछ रहे हैं? नहीं, टिप्पणी कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, इस तरह की टिप्पणी करते रहते हैं वो। लेकिन रीता जी, चलिए प्रेम शुक्ला जी बोल लीजिए, आप बात खत्म कर लीजिए। मुझे उनकी टिप्पणी सुनाई नहीं, मेरा इनसे एक सवाल है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में इस बार सोनिया गांधी भी मौन साध गई है, तो जरा अपनी पार्टी के बारे में भी स्पष्ट कर देंगी तो देश की जानकारी बढ़ जाएगी। मैं आपके सिलसिले से कह रहे मैं नहीं जानती, पर हमारी पार्टी रोज टिप्पणियां नहीं करती है, और हमारे प्रधानमंत्री के संदर्भ में सारे मंत्रियों ने, हमारे प्रवक्ताओं ने अपनी बात कह दी। आप देखिए सुनिए, जो हमारी परंपरा है वो हमेशा रहती है, हमेशा वो पार्टी के अध्यक्ष झंडारोहण करती हैं। 5 साल मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष थी महिला कांग्रेस की, मैं भी वहां रहती थी। झंडारोहण होता है, उसके बाद हम लोग सब बैठ के एक साथ सवाल का जवाब भी देती। हमारे प्रधानमंत्री का दर्जा, हमारी पार्टी में प्रधानमंत्री जी का क्या दर्जा है, राष्ट्र में क्या है, ये सारे सर्वे बोल रहे हैं। सारा सर्वे कह रहा है कि प्रधानमंत्री से ईमानदार और योग्य व्यक्ति नहीं है, भले ही वो शिकार हुए हैं परिस्थितियों का, जो पूरे विश्व में आर्थिक मंदी है और लोग रोज उनके पीछे कुछ ना कुछ बोलते हैं। जहां तक पार्टी का सवाल है, क्या था, आगे ले जानी है प्रेम शुक्ला जी, बेहतर है हम आपके परिवार के, मतलब एनडीए परिवार की लड़ाई पर कंसंट्रेट करें। आप बहस क्यों कर रहे हो? हम एनडीए परिवार की लड़ाई पर कंसंट्रेट करें। प्रदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप सिंह जी, क्यों गायब हो गए पोस्टर से अडवाणी? इंटरनल मैटर है, वो जाने क्यों गायब हो गए पोस्टर से अडवाणी, क्यों उनको कोने की जगह दे दी गई, और क्यों अडवाणी को 15 अगस्त को ये कहना पड़ा, क्यों ये संकेत देना पड़ा कि मोदी ने जिस ढंग से पीएम को ललकारा है उन्होंने ठीक नहीं किया? दीपक जी, राजेश खन्ना की एक फिल्म आई थी अमर प्रेम, उसका एक गाना था, उसकी 2 लाइनें हैं, कुछ रीत जगत की ऐसी है हर एक सुबह की शाम हुई। तो ये प्रकृति का नियम है और इससे कोई बच नहीं सकता। आडवाणी जी जितनी जल्दी इस बात को स्वीकार कर लें, उनके लिए और पार्टी दोनों के लिए अच्छा होगा। वो मार्गदर्शक की भूमिका में रहें, वो कोच की भूमिका में रहें, अगर टीम खेल की दृष्टि से कहें, खिलाड़ी बनने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल होगी, ये उनको समझना चाहिए। लेकिन आप गाना आधा बोले हैं, सीता भी यहां बदनाम हुई, तो मतलब बीजेपी में अडवाणी जी बदनाम हो गए, ये भी गाने की एक लाइन है। नहीं, वो दूसरा अर्थ हो जाएगा उसको। नहीं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आज नेताओं को लग रहा था कि अगर उनको राष्ट्रीय मीडिया वर्कशॉप के अंदर बुलाया गया और फिर कोई उन्होंने जहर बुझा हुआ तीर छोड़ दिया, या फिर कोई स्टेटमेंट दे दिया, या इस्तीफे के बारे में बोल दिया, या मोदी की खिलाफत कर दी, तो और कंफ्यूजन हो जाएगा। आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। आडवाणी जी को सोचना चाहिए कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिख रहे हैं कि मैं और आडवाणी जी एक ही पेज पर हैं, तो आडवाणी जी कांग्रेस में तो जा नहीं रहे हैं और दिग्विजय सिंह बीजेपी में नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया है कि आडवाणी जी जब भी बोलते हैं अपनी पार्टी के बारे में, अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में, वो उसकी प्रतिध्वनि कांग्रेस से ज्यादा आती है। तो ये बीजेपी को भी समझना पड़ेगा ना कि उन्होंने आखिरकार आडवाणी जी को कहां ले जाकर खड़ा कर दिया। मानती है रीता बहुगुणा जोशी जी, ये बीजेपी को समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? अब इनके नहीं, लेकिन दीपक जी एक रीता जी के पहले एक बात कह दें कि आजकल कांग्रेस के नेताओं को आडवाणी जी के मान सम्मान की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी है। जब से नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय परिदृश्य पर उदय हुआ है, तब से कांग्रेस के लोग आडवाणी जी के प्रति बड़ी सहानुभूति रखने लगे। सहानुभूति तो जेडीयू भी रखने लगा। मैं हरिकिशोर सिंह जी के पास आऊंगा, लेकिन सवाल पहले रीता जी से था। रीता जी, देखिए, मैंने पहले भी कहा, उनके आंतरिक मामले में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। देश की दिलचस्पी है रीता जी, इसलिए आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए कि उनके इंटरनल
इंटरनल मैटर में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। जहां तक देश देख रहा है कि उनके पार्टी के अंदर घमासान है, और घमासान सिर्फ अडवाणी जी उनके बीच में नहीं है, अन्य नेताओं में भी है। दो विचारधारा है, शत्रुघ्न सिन्हा जी कुछ बोलते हैं, कोई और कुछ बोलता है, तो अलग अलग आप देख रहे हैं कि उनके नेतृत्व की स्वीकार्यता नहीं है। हमारे यहाँ 10 भाषाएं नहीं होती हैं, हमारे यहाँ नेतृत्व के बारे में एक विचार होता है, एक जुबान होती है। लेकिन आप देख रहे रोज कोई ना कोई बयान उन्हीं का कोई नेता देता है, तो वो अपना समझे, हमसे क्या मतलब है। दीपक जी, मैं कुछ कह सकता हूँ इसमें? बिल्कुल सुधांशु जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं क्योंकि आपकी पिक्चर नहीं आई थी हमारे पास, आप फोन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरा पहला और सीधा सवाल, क्या आडवाणी जी को अब मार्गदर्शक की भूमिका में देखना नहीं चाहती है पार्टी? क्योंकि शायद ये पहला मौका होगा गोवा की नेशनल एग्जीक्यूटिव के बाद कि नेशनल लेवल की वर्कशॉप को, नेशनल लेवल की प्रवक्ताओं की मीटिंग को लालकृष्ण आडवाणी ने मिस किया हो, क्योंकि पार्टी ने उन्हें बुलाया नहीं या बुलाने के काबिल नहीं समझा। दीपक जी, मुझे जो याद आता है वो एक वो गधे और धोबी के किस्से का याद आता है कि धोबी के साथ उसका बेटा एक गधे पे चल रहा था। तो लोगों ने कहा देखो यार कितना निर्दयी जो धोबी है, तो गधे के ऊपर चल रहा है, वो चल गया बेचारा। उसके बाद चलने लगा तो बुरा हाली देखो कैसे निर्दयी बाप है, बेटा साथ चल रहा है, बेटा छोटा है और गधा साथ खड़ा हुआ है, इसको गधे पे नहीं बैठा सकता, उसे गधे पे बैठा दिया। फिर उससे कहा कि अरे बेटा देखो कितना बदतमीज बेटा है, बाप नीचे चल रहा है, बेटा गधे पे बैठा हुआ है, यहाँ पे शर्म बचा ही नहीं, तो बेटा नीचे उतरा है, बाप को बैठा दिया, कहा यार देखो कैसा बाप है। फिर बेटा नीचे है, कैसा निर्दयी बाप, बेटा नीचे है, कैसा निर्दयी बाप है। फिर उन्होंने आखिरी में क्या करा कि चलो यार गधे को अपने सिर पे ले लेते हैं, तभी जनता कुछ कहना बंद करेगी। ये जो है जो आज सारा डिबेट चल रहा है, ये उसी चीज का। अच्छा, ये बता दीजिए बीजेपी के अंदर ये गधा कौन है, बेटा कौन है और बाप कौन है? ये बता दीजिए सुधांशु जी कि बीजेपी के अंदर ये गधा कौन है, बेटा कौन है और बाप कौन है? ये बता देंगे तो मेरा फंडा क्लियर हो जाएगा लाइफ का, और लोगों का पॉलिटिकल फंडा भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये गधा है कौन। मैं सब बता देता हूँ, सुनिए तो। दीपक जी, अभी आप क्या दिखा रहे थे? एक होल्डिंग है जिसमें एक तरफ अटल जी हैं और दूसरी तरफ जो है आडवाणी जी हैं, और बीच में जो है वो बाकी सारी नेतृत्व है। उसको आपने क्या कंपेयर करा? आपने वेबसाइट से करा कि वेबसाइट में देखिए आडवाणी जी और अटल जी साथ हैं, उनके साथ। सुधांशु जी, कितने पोस्टर दिल्ली में आपने लगवाए हैं जिसमें अटल आडवाणी साथ साथ नहीं थे, अगल बगल में नहीं खड़े थे? कितने पोस्टर आपने लगाए बताइए मुझे। आप अगर इस प्रोटोकॉल को देखें तो अरे प्रोटोकॉल में आपसे पूछ रहा हूं ना सर, आपने कितने पोस्टर लगाए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आज तक? अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तानी, ये नारे तो आपने बहुत लगाए सर। दीपक जी, सिर्फ तब 2 ही पोस्टर में शक्लें जाती थी, एक अटल जी की जाती थी, एक आडवाणी जी की जाती थी। आज जो है बाद में त्रिमूर्ति बनी, मुरली मनोहर जोशी की भी जाने लगी, फिर वो भी हट गई जी। जब मैं एक एक करके पोस्टर पे आता हूँ, फिर कल्याण सिंह की जाने लगी, वो भी हट गई। नहीं, कल्याण सिंह की कभी नहीं गई ना, केंद्रीय पोस्टर पे नहीं। 3 बार तो आपकी पार्टी के 3 बार तो आपकी पार्टी को छोड़ के चले गए वो। सुनिए एक सेकेंड सुनिए आप। तो होता क्या है, जो उस समय का परिप्रेक्ष्य, जैसे आज का क्या परिप्रेक्ष्य है कि 2 आज का परिप्रेक्ष्य है कि आडवाणी युग खत्म और मोदी युग आ गया है। नहीं, मुझे एक सेकंड कहने दीजिए। नहीं, आज का परिप्रेक्ष्य क्या है, मैंने आज का परिप्रेक्ष्य बता दिया आपको। मुझे तो बोलने दीजिए कि हमारा क्या परिप्रेक्ष्य, हमारा क्या पक्ष है, हमारा क्या पक्ष है, उसको तो रख लेने दीजिए। तो आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है? आज के दिन नरेंद्र मोदी जी जो है वो चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हैं, राजनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और 2 प्रतिपक्ष के नेता हैं हमारे, सुषमा जी और अरुण जी। तो ये 6 जनों में क्या आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि 2 हमारी विभूतियां क्या है, अटल जी और आडवाणी जी, दोनों एक तरफ है और बीच में सारे जने हैं, यही करेंगे ना। अब उसका अगर मतलब ये निकाला जाएगा तो ये तो गधे और धोबी की कहानी होगी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आपने बताया गधा कौन है, धोबी कौन है, उसका बेटा कौन है, ये तो बता दीजिए आप कि इस बीजेपी की पूरी कहानी में गधा कौन बना है। ऐसा है, बीजेपी की कहानी में दुनिया जो है हर एक को गधा और हर एक को धोबी बनाने को तैयार है। मतलब यहां तो अब ये भी पहचानना मुश्किल हो गया है कि मीडिया या विपक्ष किसको गधा कहेगा, किसको धोबी कहेगा। तो उसमें क्या कहूं मैं, अब आगे आता हूं रीता बहुगुणा जी की बात को। रीता जी, आप इतनी सम्मानीय नेता हैं, इतने साल से राजनीति में हैं,
एक कार्डिनल प्रिंसिपल है राजनीति का कि दूसरी राजनीतिक संगठन के आंतरिक मामलों में हमें टीपा टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप आडवाणी जी के सम्मान को लेकर आपके नेता राहुल गांधी पर टिप्पणियां क्यों करते हैं? सुनिए आपके लोग 2 पावर सेंटर होने की बात क्यों करते हैं कांग्रेस के अंदर? दीपक जी, हम नेतृत्व पे करते हैं, हम उनमें किसको क्या बनाया गया इस पे हमारा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। उनके यहाँ कौन चुनाव देखेगा, उनके यहाँ कौन किस राज्य का मंत्री बनेगा और संतरी बनेगा और क्या बनेगा, ये सब उनका काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा है जनता के प्रति जो सामने चेहरे आएंगे उसके बारे में हमारी क्या रहेगी, हम ठोक के रखेंगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, सुनिए, अब मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जिन आदर सम्मान बुजुर्गों की आप बात कर रही हैं, मैं थोड़ी आपको कुछ इतिहास के पन्नों से कुछ हादसे आपको याद दिलवा देना चाहता हूं। जैसा पहला हादसा मैं सीताराम केसरी जी के साथ क्या हुआ था कांग्रेस में, वो याद दिलवाना चाहता हूं। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, घर के बाथरूम में बंद कर दिए गए थे और अध्यक्ष पद से हटा दिए गए थे। आगे चलिए। अच्छा, कमलापति त्रिपाठी जी के साथ क्या हुआ था कांग्रेस में, मुझे कहने की जरूरत नहीं, और माफ करिएगा शायद आपको व्यक्तिगत तौर पे इसमें बड़ी पीड़ा होगी, लेकिन बहुगुणा जी के साथ जो ठगाई करी गई थी उसके बाद में मैं कहना नहीं चाहता। मैं क्यों नहीं कहना चाहता? ये सारा कांग्रेस के आंतरिक मामले हैं, किसी दूसरे के आंतरिक मामलों में हम लोग टीपा टिप्पणी करें, ठीक नहीं है। अब आते हैं कि भाजपा में क्या है। भाजपा में एक वर्कशॉप हो रही है मीडिया की। अगर अच्छा देखिए, किसी भी मीडिया की वर्कशॉप में एक समय के हिसाब से क्या क्या कौन कौन बोलेगा, उसकी मान्यता है, मर्यादाएं और समय की सीमाएं हैं। हम हर चीज में कौन बोल रहा है, क्या ले रहा है, अगर एक माइक्रोस्कोप लेके चलेगी तो हम लोग भाजपा अपने आंतरिक मामलों में काम कैसे करेगी? हर जगह हर एक आदमी को होना जरूरी है। बीजेपी में नेता थे प्रमोद महाजन जी, जिनका तस्वीर आपके पीछे लगा हुआ है सुधांशु जी, और वो एक लाइन हमेशा हमको कहते थे हम जैसे पत्रकारों को, इन पॉलिटिक्स परसेप्शन मैटर्स। मेरे को लगता है कि आप उनकी उस गुरु मंत्र को, पॉलिटिकल मंत्र को भूल गए। मैं परसेप्शन में ही कहना चाहता हूं, मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूं। परसेप्शन सुनिए, आज परसेप्शन बनाने की कोशिश हुई है, ये वैसे ही परसेप्शन है जो इतने साल दंगों को लेके, भाजपा की धर्मनिरपेक्षता को लेके, भाजपा के विकास को लेके, भाजपा के अनुशासन को लेके, भाजपा की सुशासन के प्रति अपनी निष्ठा को लेके, हर चीज के बारे में एक लगातार परसेप्शन को खराब करने की कोशिश हुई है, जहां पे कुछ मतलब नहीं होता। ये तो वैसे हो गया, मैंने हाथ यहां रखा, अरे भाई इन्होंने अगर हाथ यहां रखा तो इसके अंदर ये मतलब रहा होगा, वो मतलब रहा होगा। भाई मेरे को खुजली हो रही थी, हाथ यहां रख लिया। हर चीज में मतलब नहीं होते हैं। अच्छा, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को खुजली हो रही थी, उन्होंने साधु यादव को बुला लिया। मैं उन तमाम मुद्दों पर आऊंगा, सुधांशु जी, लेकिन रीता जी एक मुद्दे को एक साथ। रीता जी बहुत देर से हाथ उठा रही है और बहुगुणा जी का नाम आया, इसलिए उनको मौका मैं जरूर दूंगा। जी आप क्या मुझसे बोल रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल रीता जी, चूंकि इन्होंने कुछ व्यक्तिगत चीजें बोली हैं सुधांशु मित्र, चौरसिया जी, मुझे दूसरी पार्टी के चौरसिया जी नहीं देता हूं। जी, पहली बात तो मैंने अपना वक्तव्य इसी बात से शुरू किया था कि उनके आंतरिक मामले में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। वो अपने किस नेता को कहां बैठाना चाहते हैं, उस अपने नेता को क्या देना चाहते हैं, उनका अपना अंदरूनी मामला है। ये शायद सुधांशु जी तब थे नहीं जब मैंने अपना वक्तव्य दिया। दूसरी बात, इनका मानसिक हरास से तो देखिए, कभी जो जीनोसाइड होता है, एक वहां पर गुजरात में जबरदस्त दंगे होते हैं, सरकार प्रायोजित होते हैं, हजारों लोग मारे जाते हैं और ये कहते हैं कुत्ते का पिल्ला, और यहाँ पर ये कहते हैं गधा। तो इनके पास उदाहरण भी गधा और कुत्ता। क्या हो गया इनकी मानसिकता को? भारतीय जनता पार्टी की सोच इतनी तुच्छ हो गई है, इतनी छोटी हो गई है कि कुत्ता, बिल्ली और जानवर, गधा, इस तरह का ये प्रसंग सुनाते हैं। इन लोगों को थोड़े लज्जा आनी चाहिए कि जब ये जनतंत्र पे इतने बड़े पार्टी के ये प्रवक्ता हैं और इस तरह की बातें करते हैं, तो ये बहुत अनुचित है, बहुत ही अनुचित है। और मैं फिर आपसे कहती हूं, आप आडवाणी जी का क्या करते हैं आपकी सोच है, आप क्या करते हैं मोदी जी का या आपका विचार है। सुषमा जी को कहां बैठाते हैं, राजनाथ जी का क्या करते हैं, ये आप जानिए, इससे हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो दीपक चौरसिया जी ने बुलाया तो हम आ गए, वरना हमारी दिलचस्पी है। रीता जी, दीपक जी जानते हैं, दीपक जी इस बात को जानते हैं कि हमारी कोई दिलचस्पी
इस डिबेट पे आने की नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। दीपक जी का हम सम्मान करते हैं भाई, बहुत बड़े पत्रकार हैं। बिल्कुल नहीं, सम्मान में हम आए तो हमारी उपस्थिति को इनके सम्मान में मान लीजिए। लेकिन इस बहस को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले हरकिशोर सिंह जी के पास आऊंगा। हरकिशोर सिंह जी, जो साधु यादव और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, साधु यादव भले से कांग्रेस पार्टी में हो लेकिन जाने इसलिए जाते हैं कि वो लालू यादव के साले थे और एक जमाने में उन्होंने बड़ी दबंगाई की बिहार के अंदर, और उसी जंगल राज को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को मैंडेट मिला था, उसी जंगल राज के नाम से, उसी साधु यादव के नाम से, उसी सुभाष यादव के नाम से, उसी लालू यादव के नाम से। तो मोदी जी पीएम बनने को इतने आतुर हैं कि वो साधु यादव के सहारे पीएम बन सकते हैं आडवाणी को छोड़ के। ये बहुत ही गलत संदेश गया है और ये बीजेपी के नैतिकता का दिवालापन है। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने साधु यादव से मिलकर एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल की है? जरूर भूल की है, जरूर भूल की है। इसलिए, लेकिन हम इस बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि साधु यादव है कौन और क्यों उनका नरेंद्र मोदी से मिलना इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि सुशील मोदी को बाहर निकलकर यह बोलना पड़ा कि साधु यादव का बिहार बीजेपी में स्वागत नहीं है। और साधु यादव इस वक्त बिहार निवास में बैठकर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी कैसे बनाया जाए इसके बारे में पत्रकारों को ज्ञान दे रहे हैं। देखते हैं कौन है साधु यादव और क्यों मिले नरेंद्र मोदी उनसे और क्यों खुश है साधु यादव नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद। लालू के साले साधु यादव पर मोदी का जादू चल गया है। नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद साधु मगन हैं। कांग्रेस ने उन्हें कारण बताओ नोटिस थमा दिया है, लेकिन साधु पर असर नहीं, वो बस नमो नमो का जाप कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मुर्दा घर है, मेरी बात सुन लीजिए। मुर्दा घर जैसे होता है ना, मुर्दा घर है कांग्रेस पार्टी। इस पार्टी में कोई दम नहीं है, देश से उनकी विदाई हो रही है और नरेंद्र भाई मोदी देश में उनकी आगमन हो रही है। कल तक राहुल की जयकार करने वाले साधु अब उन्हें धिक्कार रहे हैं। कांग्रेस जय हो, कांग्रेस जय हो, राहुल गांधी जय हो, सोनिया गांधी जय हो। तो आपने देखा कि जय जय के नारे लगाने वाले साधु यादव आज ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जीरो हैं और अगर कोई हीरो है भारतीय राजनीति में तो नरेंद्र मोदी। तो आडवाणी जी को मार्गदर्शन में न बुलाकर साधु यादव से कल मुलाकात करके आपको लगता है सुधांशु मित्तल जी साधु यादव जी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवा देंगे? क्योंकि इतनी मास अपील तो है उनकी, मोदी जी मिल भी रहे हैं उनसे, ऐसे मोदी जी बड़े बड़े लोगों से नहीं मिलते हैं। मैं पहले 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। साधु यादव कांग्रेस में है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है और वो मिल लेते हैं तो गुनाह हो गया। अभी तो मुझे तो दिक्कत है ना, कांग्रेस में है उससे भी मुझे दिक्कत है। सुनिए एक सेकंड, सुधांशु मित्तल जी वो अगर कांग्रेस में है तो ये सवाल मैं रीता बहुगुणा जोशी जी से भी पूछूंगा क्योंकि उसमें भी मुझे दिक्कत है। नहीं और सुशील मोदी ने सबके सामने कर दिया कि हम लोग उनका स्वागत नहीं कर रहे हैं। उस कथन के बाद अब ये हम पे गुनाह लगाना ये तो ठीक नहीं। अच्छा एक और मैं कहना चाहता हूं, अभी रीता जी जो हैं वो जो धोबी और गधे वाला मैं किस्सा सुना रहा था उसके बारे में बड़ी उनको पीड़ा हो रही थी कि ये अब अशोभनीय भाषा में इस्तेमाल कर रहा हूं। जितने जने पैनल पर बैठे हैं, मेरी हिंदी शायद कमजोर होगी, आप सबकी जरूर अच्छी होगी, इनमें से अगर किसी को ये लगता है कि जो भाषा वो इस्तेमाल कर रही थी तो शायद मैं जानना चाहूंगा। और अगर आप लोग मानते हैं कि मैंने गलत भाषा का और गलत शब्दों का प्रयोग करा है तो फिर शायद मैं तो पब्लिकली अपोलोजाइज करने को तैयार हूं। और अगर नहीं करा है तो कम से कम इस तरह की राजनीति इन टीवी चैनल पर बैठ के अगर करी जाएगी तो शायद हम कहीं राजनीति का स्तर गिरा रहे हैं। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, मुद्दा जो है हम लोग कहीं मुद्दे से भटक के हम बड़े पेरिफेरल चीजों को ले लेके पूरा राष्ट्र में एक चर्चा का विषय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुद्दा क्या है देश के सामने? आज कुशासन का मुद्दा है, आज भ्रष्टाचार का मुद्दा है, आज महंगाई का मुद्दा है, आज रुपए का हालत देखिए, 62 रुपए जो है डॉलर के मुकाबले रुपया हो गया है।
आज जो इस समय गवर्नेंस के इश्यू हैं, जो सत्ता के विषय हैं, जो जनता के विषय हैं, उसके बारे में पिछले 3 महीने से मैं लगातार देख रहा हूं, ना कोई चिंतन है, ना कोई डिबेट है। हम बार बार डिबेट जो है जनता के विषयों पे लेके जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो देश की समय स्थिति खराब हो रही है, अर्थव्यवस्था चिरमिरा गई है पूरी तरह से, आज निराशा का माहौल है, आज त्राही त्राही मची हुई है, उसके बारे में क्यों नहीं हम लोग गंभीरता से विषय पे डिबेट करते हैं। अच्छा, अब आप देखिए नरेंद्र मोदी के बारे में आपने कह दिया कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने जो है एक बात करी है। मैं उसी दिन उमर अब्दुल्ला का भाषण का आपको याद दिलवाता हूं। उन्होंने क्या कहा, हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, हमें मेन स्ट्रीम की तरह नहीं ट्रीट करा जा रहा। ये कोई राजनीतिक भाषण ना होके ये कोई जिस भाषण की आप उम्मीद कर रहे हैं वो भाषण थे क्या? लेकिन उसको तो किसी ने नहीं दिखाया, किसी ने बात नहीं करी। सुधांशु जी, भाषण देने में किसी को आपत्ति नहीं है। सवाल ये उठ रहा है, एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं। उनके भाषण देने में किसी को आपत्ति नहीं है, संवैधानिक तौर पर उनको ये अधिकार है। लेकिन वो एक दिन पहले खड़े होकर बोलते हैं कि मैं लल्लन कॉलेज में बोलूंगा, प्रधानमंत्री लाल किले में पहुंचेंगे, तो ऐसा लगता है कि मोदी जी इज इन हरी। जैसे सीताराम केसरी के बारे में कहा गया था ना, द ओल्ड मैन इन हरी, सो मोदी जी इज ऑल्सो इन हरी। देखिए, वेदर ही इज इन हरी और ही इज नॉट इन हरी, दिस नेशन इज इन हरी। देश को इस समय जरूरत है कि ये प्रशासनिक व्यवस्था जल्दी से जल्दी कैसे खत्म हो, आज ये कुशासन कैसे खत्म हो, निजात मिले जनता को। आज एक जिसको आम आदमी कहते हैं, एक साधारण व्यक्ति की आप हालत देखिए, उसकी स्थिति देखिए, उसकी मनस्थिति देखिए, उसका क्या बुरा हाल हो रहा है। अभी देखिए 2 दिन के अंदर डीजल के दाम क्या होने वाले हैं, पेट्रोल के रोज दाम बढ़ रहे हैं, प्याज कहां पहुंच गया, 100 रुपए में प्याज पहुंच गया। किसकी जवाबदारी? नरेंद्र मोदी और साधु यादव की जोड़ी सबसे मुक्ति दिला देगी। सुनिए, मतलब नरेंद्र मोदी और साधु यादव की जोड़ी इस सबसे मुक्ति दिला देगी, मैं मान लूं। सुधांशु मित्तर जी, मैं मान लूं। अभी साधु यादव और नरेंद्र मोदी की जोड़ी कैसे बन गई? और दूसरा मैं बार मिल रहे हैं भाई, वो मिल रहे हैं, वो बोल रहे हैं राहुल हीरो है, मोदी हीरो है। ना मिलना, ना वो साधु यादव क्या कहें, ये उनका विषय है। नरेंद्र मोदी जिस शख्स से मिलते हैं उनका बायोडाटा सुनाता हूं आपको। प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा, रीता जी के पास भी जाऊंगा। बिहार निवास पे उन्होंने सरेआम गोली चलाई। शिल्पी जैन, गौतम जैन जो हत्या का केस हुआ था उसमें वो बरी हुए सीबीआई से, ठीक है। मीसा की शादी में नई कार वो बिना पैसे देके उठा लाई, ये आपको भी पता है। और उस वक्त बीजेपी ने इसको एक बहुत बड़ा इश्यू बनाया था। बाहुबलियों का दरबार सजाते थे जब 15 साल तक लालू जी का शासन था, इस पर बीजेपी गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती रही। परिवहन सचिव के दफ्तर में घुसकर मारपीट की तो एफआईआर लिखाने बीजेपी के नेता भी गए थे वहां पर। बाढ़ राहत घोटाले में उनके ऊपर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर लेने का इल्जाम है। तो ये वो शख्स हैं जिनसे आपके पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी बिना बिहार बीजेपी की सलाह के मिलते हैं। अरे वो मिले यहाँ जिस संगठन में, उनसे पूछे ना कि आपने अपने संगठन में क्यों रखा। रीता जी से पूछ लेता हूँ। रीता जी हमने नहीं ले रहे। रीता जी से लालू जी को नीचे दिखाने के लिए रखा था इनको कांग्रेस में, और क्या मोदी जी साधु के सहारे पीएम बन जाएंगे? देखिए, पहले तो मैं सुधांशु जी की इस बात पे बड़ी टिप्पणी करूंगी। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि गवर्नेंस के इश्यूज पे बात हो। ये जो एकदम से एक निकले हैं मोदी मॉडल, चौरसिया जी एक दिन जरा मोदी मॉडल पर ही आप डिस्कशन करा लीजिए, डिबेट करा लीजिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसीज पर और देश में जो अर्थव्यवस्था इस समय है उस पर तो रोज आप कराते हैं कोई ना कोई डिबेट। और सुधांशु जी बहुत जोर से बोलते हैं। हम चैलेंज करते हैं इनको कि एक दिन पूरे 1 घंटा हर चैनल पर सिर्फ मोदी मॉडल की बात कर लें। जो प्रदेश 13वें नंबर पर हो, इतना अहम हो गया है मोदी जी को, नेपोलियन को था मैं आपसे पूछती हूँ। देखिए, जब मैं बोल रही थी आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोली। सुधांशु जी, हेल्दी डिबेट मीन्स जब आप बोल रहे थे मैं सुन रही थी। आप मुझे 30 सेकंड सुन लीजिए, फिर आपको जो बोलना होगा बोलिए। देखिए, अनुचित है ये। मैं तो चुपचाप सुनती हूं जब आप बोलते हैं तो मैं ये कह रही हूं, ये जो अहम है मैं आए ये इनके बर्बादी का सबसे बड़ा सबब है। क्या मॉडल है गुजरात का? आप एचडीआई में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे पीछे हैं। आपकी बुरी हालत है वहां पर, आपका किसान परेशान है। हजारों करोड़ की जमीन आपने पूंजीपतियों को अहमदाबाद में दे दी। किस मॉडल की बात आप कर रहे हैं? वहां पर देखिए ट्राइबल्स भूखे मर रहे हैं, उनके बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं।
सिर्फ आप बड़े बड़े पूंजीपतियों को लाकर बैठा दीजिए। और दूसरा, गुजरात का मॉडल आपका बनाया हुआ नहीं है। गुजरात का मॉडल वहां के मेहनतकश लोगों का बनाया हुआ है। जब से देश आजाद हुआ है तब से वो मॉडल चल रहा है। वो कौन सा मॉडल है जो मोदी जी लाए हैं? तो प्लीज लेट्स नॉट टॉक अबाउट डेवलपमेंट एंड इसकी बात भी मत करिए कि हम केंद्र खड़बड़ है, लोग निजात चाहते हैं। निजात चाहते हैं किसके लिए? पहले आप अपनी बात तो करिए, आइए डिबेट करते हैं हम लोग। एक चलिए सुधांशु यादव जी का प्रश्न है। आई डोंट थिंक वी शुड डेडिकेट आवरसेल्व्स टू साधु यादव डिबेट। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप दोनों से। सुधांशु जी ने भी आपकी चुनौती को स्वीकारा और रीता जी जब आप दिल्ली में हो तो मैं आमने सामने बिठाकर आपको 1 घंटे इनके विकास के मॉडल पे जिस पे ये बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा आप दोनों आकर बात करें, क्योंकि हम हेल्दी डिबेट को बढ़ावा देते हैं। मैं मानता हूं साधु यादव मेन स्ट्रीम का विषय नहीं है, लेकिन इन पॉलिटिक्स परसेप्शन मैटर्स, और मैं उसी की बात कर रहा हूं। हरकिशोर सिंह जी, क्या नरेंद्र मोदी ने जो ये किया है, कांग्रेस से पूछिए ना। दीपक जी नहीं, इन्होंने जवाब नहीं दिया साधु यादव का। दीपक जी नहीं। ठीक है रीता जी, साधु यादव का जवाब यादव क्यों है, इसका जवाब दीजिए। साधु यादव का जवाब, क्या आपको लगता है कि साधु यादव को बिहार में लाने से कांग्रेस मजबूत हो गई? देखिए, हमें क्या दिक्कत है कि साधु यादव किस पार्टी में जाते हैं, लेकिन इन्हीं की पार्टी में अगर 2 मत हैं, इनके जो राष्ट्रीय जो इनके कैंपेन कमेटी के प्रेसिडेंट वो उनसे मिलते हैं, चेयरमैन, और इनके स्टेट का प्रेसिडेंट निकल के कहता है इनके लिए हमारे पास जगह नहीं है, तो आपस में तय करें ना। हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। साधु यादव जी जहां जाना चाहे, जहां रहना चाहे। पार्टी तो बहुत बड़ी, हमारी पार्टी बहुत बड़ी है। उन्होंने ज्वाइन किया था, एक साधारण कार्यकर्ता की तरह पड़े हुए हैं। उन्हें पार्टी में कोई पद नहीं है, उन्हें कोई जगह नहीं है। आप लेना चाहते हैं ले जाइए, ले जाइए सुधांशु जी, ले लीजिए, पर आपके पार्टी ले लीजिए साधु यादव को। हमें क्या दिक्कत है? दीपक जी क्या क्यों है? इन्होंने आपकी पार्टी बोला ना कार्यकर्ता है वो। आपके तो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन किसी दूसरी पार्टी के सबसे बड़े नेता से मिलते हैं तो वो साधु यादव। आपको मैं याद नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सुधांशु जी, आप इतने मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। साधु यादव जिस दिन ज्वाइन करे थे, राहुल गांधी से मिलकर ज्वाइन करे थे, तो इसलिए ये ना कहिए, ये सब ना कहिए। इसीलिए नरेंद्र मोदी उनसे मिले, क्योंकि राहुल गांधी ने उनको ज्वाइन करा था। ये कह रहे हैं आप हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं। जिस दिन आप तब कह सकते हैं जिस दिन वो मिले, जिस दिन ज्वाइन करे उस दिन बात करेगा। हमने तो कह दिया हमारे यहाँ जगह नहीं है, इसलिए दोनों जिस चीज का जिसको जवाबदेही देनी है उसकी जवाब देनी है। तो कहां से आप पूछे, कहां से टिकट देंगे साधु यादव को? मैंने कहा ना, प्रेम शुक्ला जी को ले आता हूं, प्रेम शुक्ला जी को ले आता हूं। प्रेम शुक्ला जी, सुशील मोदी का बयान सुन लिया, उसके बाद कुछ बचा है कहने को? हरिकिशोर सिंह जी, आप पे आते आते मैं रह जा रहा हूं। प्रदीप जी के पास भी बड़ा सीधा सवाल, क्या साधु यादव आडवाणी को हाशिए पर डालकर साधु यादव से हाथ मिलाकर नरेंद्र मोदी पीएम बन जाएंगे? ये मैं दूसरी बात कर रहा हूँ जी। रीता जी को मैं की जानकारी के लिए मैं कहता हूँ कि जब साधु यादव जी ज्वाइन किए तो बेतिया से लोकसभा के प्रत्याशी बने कांग्रेस के, जहां उनकी जमानत जब्त हो गई। साधु यादव जी ये जो राजनीति में जो विकृति आई है उसके प्रतीक है। और बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहावत मशहूर है कि जहां घुसा साला वहां लगा ताला। तो ये तो पिछले चुनाव की बात है। अगर इसी तरह के लोगों को ला करके बीजेपी देश में एक सुशासन कायम करना चाहती है तो मुझे बहुत ही तरस आती है बीजेपी के उन नेताओं को ये कर रहे हैं। तरस आती है आपको? प्रदीप सिंह जी, क्या लगता है साधु यादव प्रधानमंत्री बनवा देंगे मोदी को? देखिए दीपक जी, सबसे स्ट्रांग सपोर्टर अगर आज की तारीख में एक वॉइस देखने को मिल रही है तो वो साधु यादव की। साधु यादव जो कह रहे हैं राहुल है जीरो और मोदी है हीरो। साधु यादव इर्रेलेवेंट है। आप उसके पीछे नरेंद्र मोदी और बीजेपी की राजनीति को देखिए। बिहार में इस समय यादव समुदाय में एक बड़ी चर्निंग चल रही है। आरजेडी के एक एमएलसी हैं नवल किशोर यादव, उन्होंने बयान दिया है मोदी के पक्ष में। पार्टी ने उनको शोकॉज नोटिस दिया है। पार्टी में इस समय बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटने के बाद से यादवों को जो 10 साल से लग रहा था कि हमको सत्ता से बाहर करने वाले नीतीश कुमार हैं, उनसे बदला लेने का ये मौका आ गया है। एक, नरेंद्र मोदी का पिछड़ा जो जातिगत आधार है उसको बीजेपी बिहार में मुद्दा बना रही है।
तो ले लेना साधु यादव को, फिर सुशील मोदी क्यों बोल रहे हैं? फिर ले ले साधु यादव को, पीएम बन जाएंगे शोरशाट नरेंद्र मोदी। तीसरी बात ये है, अगर वाकई साधु यादव इतने गूढ़ पिछले कुछ दिनों में ये आशंका बनी है कि लालू प्रसाद यादव हो सकता है चारा घोटाले में जेल चले जाएं। तो ऐसे में पार्टी में ऐसी कोई लीडरशिप नहीं है जो पार्टी को संभाल सके। न राबड़ी देवी है, न उनके पुत्र अभी इस स्थिति में है। तो यादव शिफ्ट हो सकता है बीजेपी के साथ, इस पर नजर है नरेंद्र मोदी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि नंदू बाबू, नंद किशोर यादव यादवों के वोट नहीं दिलवा सकते मोदी को? नहीं, साधु यादव आएंगे नहीं आएंगे ये बीजेपी तय पूछ रहा हूँ, मेरा सीधा सवाल है। हमसे तो हम ये कह रहे नहीं, नंद किशोर यादव नहीं दिलवा पाएंगे जो आपके बिहार विधायक दल के नेता है, लेकिन साधु यादव मात्र एक प्रतीक है जिसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। साधु यादव पार्टी में आ जाएंगे, उनको टिकट मिल जाएगा, मुझे नहीं लगता ये सब होने वाला है। उसी तरह का सेल्फ गोल नहीं है जो डीपी यादव को लेने के बाद प्रमोद महाजन ने 2004 के चुनाव के आपका ये सवाल रेलेवेंट होगा जिस दिन साधु यादव बीजेपी ज्वाइन कर नरेंद्र मोदी से मिलने से हाथ मिला रहे हैं, बाकायदा पिक्चर अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, बाकायदा कैमरे भेजे जा रहे हैं वहां पर, और वो आदमी जिसको ये माना जाता है कि मीडिया का मास्टर मैनेजर है नरेंद्र मोदी, वो इस तरह की गलती कर रहा है। नहीं, जो आपको गलती लग रही है, आज टेलीग्राफ में शंकरशन ठाकुर को आप भी जानते हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बिहार के मामलों की अच्छी जानकारी रखते हैं, उनकी रिपोर्ट पढ़ लीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि बिहार में इस समय सोशल इक्वेशन में नहीं दिलवा पाए यादवों का वोट अपनी पार्टी को, साधु दिलवा देंगे। नहीं, लालू यादव के साथ यादवों ने लालू यादव का साथ नहीं छोड़ा कभी। सुनिए, यादवों ने छोड़ा हो या नहीं छोड़ा हो, लेकिन अगर यादवों को आकर्षित करने के लिए साधु जी जैसे लोग साधु यादव होगा तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हम कह रहे हैं जिस दिन बीजेपी में शामिल होंगे साधु यादव, आपकी बात बिल्कुल सही है। शामिल होंगे, हाथ मिला रहे हैं, नरेंद्र मोदी के घर कैमरे जा रहे हैं, मास्टर कम्युनिकेटर के घर नरेंद्र मोदी के घर कैमरे जा रहे हैं। पॉलिटिक्स, फिर से बोलूंगा, परसेप्शन मैटर। मैं सुधांशु जी आपके पास आऊंगा, लेकिन बहुत देर से प्रेम शुक्ला जी सुन रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। प्रेम शुक्ला जी, मुझे ये लगता है, और आपने लिखा है, आज उद्धव ठाकरे जी ने सामने में लिखा है कि नरेंद्र मोदी ऐसा भाषण देते हैं कि ऐसा लगता है कि जिस दिन वो सत्ता में बैठे उस दिन पूरा देश परिवर्तित हो जाएगा, एक लहर आएगी, एक बयार आएगी और पूरा देश ओवरनाइट बदल जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी कुर्सी में है, गरीबी चली जाएगी, सब कुछ चले जाएगा। मुझे लगता है उद्धव ठाकरे जी का यही लिखने का मकसद था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आडवाणी को हाशिए पर रखकर, साधु के साथ फोटो खिंचाकर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे? अब दिल से बोलना। मुझे लगता है कि साधु यादव का नरेंद्र मोदी से मिलना कहीं से भी प्रशंसनीय नहीं है, किंतु इस पर रीता बहुगुणा जोशी और हरकिशोर सिंह का टिप्पणी करना उससे भी अधिक ज्यादा अनैतिक है। इनके पास कौन सा ऐसा बैप्टिज्म वाला पानी रखा हुआ है कि छिड़क देते हैं तो अपराधी ठीक हो जाता है और सांप्रदायिक ठीक हो जाता है। हरकिशोर सिंह की जो पार्टी है, 118 एमएलए बिहार के जो है, उसमें से 51 साधु यादव बड़े अपराधी हैं, उसमें से 18 जो है नोटेड माफिया है। इनके पास जल है, नीतीश कुमार जी के पास छिड़क देते हैं, वो ठीक हो जाता है। वो इनके पास भी जल है, रीता बहुगुणा जोशी जी के पास, कि साधु यादव इनके यहाँ गए ठीक हो गए। अब नरेंद्र मोदी से हाथ मिला लें तो साधु यादव ठीक हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने के बाद साधु यादव ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी से हाथ मिला लिया। नरेंद्र मोदी के हाथ में भी वो पानी है, मैं बोल रहा हूँ ना, नरेंद्र मोदी के हाथ में भी वो पानी है। नरेंद्र मोदी जी को, प्रेम शुक्ला जी बोल दीजिए, नरेंद्र मोदी के हाथ में भी वो पानी है। साफ सुथरे छवि वाले व्यक्ति को साधु यादव जैसों से बचना चाहिए। अरे वो फोटो खिंचवा रहे हैं उनके साथ, वो साधु यादव प्रेस रिलीज दी जा रही है, हासिल नहीं होगा। मुझे बताइए ना, फोटो खिंचवा रहे हैं उनके साथ। साधु यादव पहला व्यक्ति है जो बाहरी पार्टी से, पहला व्यक्ति है जो बाहरी पार्टी से मिला नरेंद्र मोदी से, और वो साधु यादव है। सुधांशु मित्तल होते तो सब कुछ जानते समझते, क्या साधु यादव से मिलते अगर वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन होते? दिल से जवाब दीजिएगा। दीपक जी, नहीं मुझे बताइए, बात का बतंगड़ सुनिए ना। सब मीडिया का काम तो बात का बतंगड़ बनाना ही है। हम तो ऐसे ही एनालिसिस करते हैं सर, और यही एनालिसिस मैं कांग्रेस का कर रहा होता तो आप भूरी प्रशंसा करते मेरी। आप बात का बतंगड़ जो है,
अगर ऐसे बनाएंगे तो काम कैसे चलेगा? ये आपसे किसने कांग्रेस भी यही कहती है कि मोदी जी बात का बतंगड़ बनाते हैं। अब आप मुझे कह रहे हैं कि मैं बात का बतंगड़ बना रहा हूँ। वो ठीक है, कांग्रेस जो कहती है उनको हम संभाल लेंगे, आपको थोड़ी संभाल पाएंगे। आपका तो शासक साथ होता है। अच्छा, प्रश्न ये है, कोई आके मिला, आदमी जाने मिल लेता है, खत्म ही बात। उसके बाद मोदी जी चौराहे पे चाय की दुकान पे खड़े थे कि आते जाते मिलिए? सुधांशु जी, अब आप ऐसी बातें करेंगे मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी गांधीनगर की चाय की दुकान पे खड़े थे कि साधु यादव आए उनसे मिलकर चले गए? वहाँ कैमरे भी पहुंच गए, वहाँ मीडिया भी पहुंच गया। साधु यादव ने इंटरव्यू भी दे दिया अहमदाबाद में। ये भी बोल दिया कि मोदी की हवा चल रही है बिहार में। ये भी बोल दिया कि बेतिया से टिकट दे दो मुझे। दीपक जी, उसके बाद क्या होता है? आपने वहां तक तो देखा, उसके बाद क्या होता है ये क्यों नहीं बार कर रहे? नहीं, उसके बाद जो हुआ, लेकिन ये नौबत क्यों पड़ी? अरे ये नौबत ही क्यों पड़ी कि सुशील मोदी को बाहर निकल के बोलना पड़ा कि साधु यादव जैसे लोगों की एंट्री नहीं? इसी जंगल राज के खिलाफ आप 20 साल लड़े थे। अरे तो उसी जंगल राज में कह तो दिया कि वो तो स्वागत ही नहीं है उनका। फिर कहां से यह प्रश्न उठ गया? अगर वो भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका प्रश्न सार्थक है कि देखिए, जिस आदमी के खिलाफ आपने गुंडाई के लिए झगड़ा करा, उस आदमी को आज आप पार्टी में लेते हैं। जी जी, उन्होंने जो चौरसिया जी ने कहा कि परसेप्शन मैटर्स, परसेप्शन गया है बहुत ही। अरे परसेप्शन, सुधांशु जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, वो दिल से बोलिएगा कि अगर नरेंद्र मोदी की जगह कैबिनेट कमेटी के चेयरमैन आप होते, आपको एज ए पीएम प्रोजेक्ट किया जा रहा होता, तो क्या इतने बड़ा पद संभालने, इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के बाद आप किसी दूसरी पार्टी के नेता से मिलते, उसके साथ फोटो खिंचवाते, उसकी मीडिया रिलीज जारी करते, वो साधु यादव होता, हाँ या ना? बस इतना बता दीजिए, मैं डिबेट यही खत्म कर दूंगा। मेरा इतना बड़ा व्यक्तित्व ही नहीं है कि मैं उसकी कल्पना करूं कि उस पोजीशन पर मुझे पार्टी सोच सकती है, और जिस व्यक्तित्व का मैं कल्पना ही नहीं कर सकता, उस तरह सोच के मैं जवाब क्या दूंगा आपको? चलिए, सुधांशु मित्तल क्या साधु यादव से मिलता होता है फोरम पे, घर पे बुला के चाय पीने के लिए? क्या सुधांशु मित्तल मिलता है पर्सनल कैपेसिटी में साधु यादव से? एक और चीज समझिए, जवाब नहीं दे रहे आप। मेरा जवाब नहीं दे रहे सुधांशु जी। मैं सुन तो मेरी सुन तो। क्या आप मिलते साधु यादव से? हर तरह का व्यक्ति, सुनिए ना, राजनीति में हर तरह के व्यक्ति से हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है। प्रश्न यह है उस मुलाकात का मतलब क्या होगा। अगर उस मुलाकात के बाद उसका एक राजनीतिक कोई पक्ष निकल के आएगा तो आपकी बात में सार्थकता आएगी। और मुलाकात के बाद राजनीतिक पक्ष निकल के आएगा। एक मिनट, पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, मुझे ये बताइए कि 2 दिन से साधु यादव चिल्ला कर बोल रहे हैं कि मोदी हीरो है, राहुल जीरो है। क्या ये पॉलिटिकल साइंस नहीं है? अरे कोई हाँ या नहीं? ना, उसके बाद सुशील मोदी जब आके ये कह देते हैं, सुशील मोदी तो पहले ही बोल के चले गए, उसके बाद साधु यादव दिल्ली में इंटरव्यू दे रहे हैं। ना, उसके बाद इस बात का कोई अब अर्थ ही नहीं बचता। जिस समय सुशील मोदी ने साधु की मुलाकात के बाद कहा कि ये भाजपा में इनका स्वागत नहीं है, उसके बाद इसका अर्थ नहीं बचता। अब फिर हम मोदी जी क्यों मिले ऐसे नेता से जिसका भाजपा में स्वागत नहीं है? मुझे बताइए, मोदी जी क्यों मिले, क्यों फोटो खिंचवाया, क्यों सुशील मोदी को, एक मोदी ने दूसरे मोदी को फोन करके नहीं पूछा जिससे मिलो कि नहीं मिलो? नरेंद्र मोदी इतने कच्चे भी नहीं है। आप निकाले ना सुधांशु जी, अब मान लीजिए नरेंद्र मोदी इतने कच्चे भी नहीं है, और भाजपा सेल्फ गोल कर दिया उन्होंने। इतनी कच्ची भी नहीं है कि अगर उनको पार्टी में लेना होता तो सुशील मोदी उसके बाद जाके ये बयान दे देता। ये भाजपा भी इतनी कच्ची नहीं है। मान लीजिए गलत चीज को। अच्छा, बताइए, क्या मोदी ने सेल्फ गोल कर दिया? भटक गए हम विषय से भटक गए। नरेंद्र मोदी जी से मिलने के बाद अगर राजनाथ सिंह अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कन्वर्ट किए होते कि हाँ उनकी जगह नहीं है, तो बात समझ में आती। लेकिन सुशील मोदी जी क्या है? सुशील मोदी जी तो बिहार के वो जो है नेता है, जो हमारा दल है बिहार का, जो विधायक दल है, उसके नेता है सुशील मोदी। वही है जो नीतीश कुमार के सामने सरेंडर करके बैठे थे पार्टी को, सरेंडर करके बैठे हुए। आपको बता बीजेपी को बी टीम बना दिया था। रीता बहुगुणा दोनों आपकी है, रीता बहुगुणा जोशी जी, आपका दोनों आपकी है। सब मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? राजनाथ जी अगर अब आप
पब्लिक आई में सुधांशु जी इससे इनकार नहीं कर सकते। अब आपके हर कदम की सूक्ष्म आलोचना होगी और मैं नहीं तो कोई दूसरा चैनल करेगा। रीता जी मैं एक हर कदम में गिरे मगर सीखा, कैसे गिरतों को थाम लेते हैं। साधु यादव को थामिए, स्वागत है आपका। चलिए ये मान तो रहे हैं कि हम गिर रहे हैं। मैं आपसे एक राजनीतिक टिप्पणी करना चाहती हूँ। अभी जो एक चर्चा हो रही थी कि कास्ट पोलराइजेशन को देखते हुए विचार किया जा रहा है कि उनको लिया जाए। अभी 2012 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कुशवाहा जी को, जिनके खिलाफ इतने जबरदस्त करप्शन के चार्जेस थे, जिनको बीएसपी से निकाला गया, उसको पार्टी ने, बीजेपी ने अपने में शामिल किया, ये सोचकर कि उन्हें उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड्स का वोट मिलेगा। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि इस तरह के कैलकुलेशंस करना बहुत ही, मैं सोचती हूँ, अराजनैतिक दृष्टि है। और जो भी हमारे पैनलिस्ट हैं इस बात को मानकर चलें कि इस तरह का जो कास्ट शिफ्ट नहीं हो सकता है। अगर ये कह रहे हैं कि कास्ट शिफ्ट के लिए है तो कास्ट शिफ्ट पॉलिटिक्स में इस तरह नहीं होते। और वहां पर ये हमारे स्वतंत्र उत्तर प्रदेश और बिहार में, सुधांशु जी आप बहुत बोलते हैं, मैं सुनती हूँ आपको मुझे भी सुनना पड़ेगा। 30 सेकंड मांग रही हूँ आपसे। जरूर सुनेंगे जी, आप हंसते रहिए, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर बात सुन लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति बिल्कुल कास्ट पॉलिटिक्स से बंधी हुई है और इनके बहुत ही डेजिग्नेटेड नेता हैं। अब वो किस तरह से, कैसे वो इस तरह के मामूली बातों में शिफ्ट होंगे, आई थिंक दिस इज अ वेरी अनपॉलिटिकल असेसमेंट। मैं इसको अपने पत्रकार बंधुओं से कह रही हूँ। टाइम आप एक कंक्लूडिंग लाइन आपकी प्लीज। देखिए जिनके खुद के घर शीशे के हैं वो हम पे पत्थर मारने की कोशिश करें। साधु यादव लो आप, 1984 में दंगे करवाओ आप, सिखों को मारो आप, और गुनाहगार। अब देखिए, अब आप नहीं बोलिए बीच में, मैं आपने मुझे टोका, मैं आपको नहीं। चलो इनने तो लिया, मोदी ने फोटो लिया। गुनाहगार हम नहीं कराओ आप और गुनाहगार हम। हर गुनाह आपका और इल्जाम हम पे। पूछा जाए वो पूछिए। देखिए रीता जी, अभी अरे आप अपना तो 84 में जो किया उसके लिए हमने पूरे देश से क्षमा मांगी। जो 84 में हुआ वो कांग्रेस ने कराया था, कांग्रेस ने नहीं कराया, लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री ने माफी मांगी। लेकिन जो 2002 में हुआ वो आपके मुख्यमंत्री ने करवाया, आपकी सरकार ने करवाया। चलिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आप दोनों की बहस तय है। आप दोनों के लिए बहस तय है। समय और वक्त मैं बता दूंगा जब रीता जी दिल्ली में होंगी। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तय करना आपके हाथ में है कि क्या वाकई साधु यादव के मुद्दे को लेकर हमने जो बहस की थी उसका कोई राजनीतिक मतलब या राजनीतिक संकेत बनता है या नहीं, जैसा सवाल कुछ लोगों ने उठाया। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि राजनीति सिर्फ संकेतों पर ही चलती है और नरेंद्र मोदी ने साधु यादव के साथ फोटो खिंचवाकर एक राजनीतिक संकेत तो दे दिया है।